साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बहादुरी के मिसाल शहीद भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी जो 23 साल की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर झूल गए थे। दोस्तों, इतना तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन भगत सिंह के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, जिनमें से कुछ बातें शायद ही आपने कभी सुनी होगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भगत सिंह के जीवन को समझने के साथ साथ अपने जीवन के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निक्की और आप देख रहे हैं निक्की स्टाइल। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर सन 1907 ईस्वी को पंजाब प्रांत के जिला लियालपुर के बंगाल गाँव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह बचपन से ही बहुत ही बहादुर और निडर थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो कहीं दिखते थे, उनके हाथों में कोई ना कोई किताब होती थी। उन्होंने विस्तार से ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन और रशियन लिटरेचर की पढ़ाई की थी। कुछ स्रोतों के अनुसार भगत सिंह 550 से भी ज्यादा किताबें पढ़े थे। अरेस्ट होने से पहले लगभग 250 और जब वे जेल में थे तब उस समय 300 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी थे। न सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए ही बल्कि भगत सिंह को लेख के लिए भी जाना जाता था। उनके आर्टिकल कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसे पत्रिकाओं में छपते थे, जो उस समय के फेमस पत्रिकाएं होती थी। एक बार की बात है, जब भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में गए तो अपने पिता से पूछे कि पिताजी, आप लोग खेतों में क्या करते हो? उनके पिता बोले, हम लोग खेतों में बीज बोते हैं जिससे ढेर सारा अनाज होता है। इस पर वो अपने पिता से बोले कि आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते, जिससे अंग्रेजों को मारने में भी काम आएगी और साथ ही साथ हम अंग्रेजों का डटकर सामना भी कर पाएंगे। यह बात सुनकर सरदार किशन सिंह हैरान रह गए, लेकिन मन ही मन इस बात से खुश भी हुए कि उनका बेटा एक देशभक्त है। 13 अप्रैल 1919 का दिन, यह ऐसा दिन था जो भगत सिंह की आत्मा को ही हिला कर रख दिया और उनके दिल और दिमाग में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। यह घटना पंजाब प्रांत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग हत्याकांड का था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने रोलेक एक्ट के विरुद्ध में हो रही एक महासभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में पड़े हजारों बेकसूर निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। कहा जाता है इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और जब इस घटना के बारे में भगत सिंह को पता चला तो वे लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना स्थल पर पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि आज से मेरा जीवन तब सफल होगा जब मैं इन सब का बदला लूंगा। उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी और खून से सनी हुई मिट्टी वह घर लेकर आए। 1 अगस्त 1920 वो दिन था जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैल गया। असहयोग आंदोलन में गांधी ने लोगों से अपील की कि कोई भी ब्रिटिश सामान का इस्तेमाल ना करे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल आए और बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें। और इस तरह लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भरपूर साथ दिया। लोगों ने अपने विदेशी कपड़ों को जला दिया, सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। उन लोगों को विश्वास दिला दी कि अगर सभी लोग मिलकर शांति पूर्वक ऐसा करें तो 1 साल के अंदर अंदर भारत को आजादी मिल जाएगी। भगत सिंह के परिवार के लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। वे गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित थे और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का समर्थन भी करते थे। 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जब एक जुलूस को जबरन रोकना चाहा, तब जनता में एक ऐसा आक्रोश फैला कि उन्होंने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। और इस घटना से गांधी जी नाराज होकर असहयोग
असहयोग आंदोलन यह कहकर वापस ले लिए कि अभी हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है। इस आंदोलन के वापस लिए जाने से भगत सिंह बहुत आहत हुए और वो अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा के मार्ग को अपनाना उचित समझा। भगत सिंह यह मानते थे कि स्वतंत्रता हमें कभी भी अहिंसा से नहीं मिल सकती, हमें उन्हें अंग्रेजों से लड़कर छीनना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह और गांधी जी के विचार कभी आपस में नहीं मिले, फिर भी और भारतीयों की तरह भगत सिंह उनका बहुत सम्मान करते थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिज्म के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्हें दर्द होता था जब वो देखते थे कि कैसे किसानों को, मजदूरों को और फैक्ट्री मजदूरों को कैसे ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। वो इसी सोसाइटी के निचले वर्ग के लिए लड़ना चाहते थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया और गरम दल के नेता बन गए। 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के इरादे से ब्रिटिश सरकार को खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसे आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी तथा 16 क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हुई। भगत सिंह इस घटना से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी बनाई पार्टी नौजवान भारत सभा का HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय करा दिया और उसे एक नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया। 30 अक्टूबर सन 1928 को भगत सिंह लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिए, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की ब्रिटिश सैनिकों ने पीट कर मार डाला और इस तरह 17 नवंबर सन 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु से पूरा देश गम में डूब गया, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो कि उस समय का ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP था। और 17 दिसंबर सन 1928 को शाम के 4 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद स्कॉट को मारने पहुंचे, लेकिन गलत पहचान के कारण स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को गोली मार दी, जो कि ब्रिटिश सरकार में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। और इस तरह से उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु की तलाश चारों तरफ शुरू हो गई। लाहौर से निकलने के लिए भगत सिंह अपनी दाढ़ी व बाल कटवा लिए और ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर कलकत्ता पहुंच गए और वहीं पर इन लोगों ने बम बनाना सीखा। अप्रैल 1929 दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को भारत के आम आदमी, मजदूर, छोटे व्यवसाय और गरीब लोगों के दुख और सुख से कोई लेन देन नहीं था। उनका मकसद सिर्फ देश को लूटना और शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूरों के खिलाफ बिल पारित करवाना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके दल को यह मंजूर नहीं था कि देश के आम इंसान, जिनकी हालात गुलाम के कारण पहले से ही खराब थी, इस बिल के कारण और खराब हो जाती। और इसी इरादे से चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त ने सोई हुई और बहरी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। वहाँ बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को नींद से जगाना तथा बिल के खिलाफ विरोध जताना था। उस बम को फेंकने के लिए ऐसे जगह का चुनाव किया गया था जहां कोई ना हो और इस बम में कोई विस्फोटक पदार्थों का भी यूज नहीं किया गया था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए स्वयं की गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि भगत सिंह ने यह निश्चय कर लिया था कि उनकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी किसानों, मजदूरों और शोषित वर्गों को न्याय दिलाना था। उन्होंने जेल में देखा कि भारतीय और ब्रिटिश कैदियों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय कैदियों के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी। कैदियों के कपड़े वर्षों से नहीं बदले गए थे और जहां पर खाना बन रहा था वहां की साफ सफाई भी नहीं होती थी। वे चाहते थे कि भारतीयों को एक राजनीतिक कैदियों की तरह व्यवहार किया जाए।
उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कैदियों के लिए अच्छा खाना, नए कपड़े तथा पढ़ने और लिखने के लिए पेन तथा न्यूज़पेपर की डिमांड करी और अपनी इसी डिमांड को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी और बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया। उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेजी सैनिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, ऐसे जुल्म जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। बर्फ की सीली पर लेटाकर कोड़े से पिटाई की गई, जबरदस्ती पाइपों से दूध पिलाने की कोशिश की गई। इधर राजगुरु सुखदेव तथा इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट किया गया, जहां इनके अन्य साथी पहले से ही गिरफ्तार कर लिए गए थे और इन सभी ने भगत सिंह का साथ देते हुए भूख हड़ताल कर दी। उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए उनको कई कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाता था। पानी की जगह मिट्टी के बर्तनों में दूध दिया जाता था, लेकिन न जाने वो किस मिट्टी के बने थे, वे कमजोर नहीं हुए। 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल के कारण 63वें दिन जतेंद्र नाथ दास की भूख से तड़पकर मृत्यु हो गई। इस महान क्रांतिकारी की मौत ने मानो पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। चारों तरफ ब्रिटिश सरकार की थू-थू होने लगी। अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और भगत सिंह की सारी शर्तों को मानना पड़ा। उस वक्त तक भगत सिंह पूरे देश में एक आइकन बन चुके थे। उनकी पोजीशन गांधी के बराबर हो गई थी। अपने पिता से मिलने के बाद 116 दिनों बाद यानी 5 अक्टूबर सन 1929 को भूख हड़ताल तोड़ते हैं। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा भूख हड़ताल था। 26 अगस्त सन 1930 को भारतीय दंड संहिता 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ की अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 48 पेज वाला एक चार्जशीट जारी किया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा तथा अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फांसी देने का दिन और समय 24 मार्च 1931 को रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह की फांसी को लेकर एक आक्रोश भरा हुआ था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको 23 मार्च 1931 को फांसी देने का फैसला लिया। जब जेल के कर्मचारियों ने भगत सिंह को ये सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तब उस समय भगत सिंह लेनिन के विचार को पढ़ रहे थे। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बहुत खुश थे। वे जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहते थे और इस तरह 23 मार्च सन 1931 को शाम के 7:31 पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी के बाद अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि कहीं कोई आंदोलन न बढ़ जाए और इस डर के कारण जेल के पीछे की दीवार को तोड़कर इनके शवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया।